लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्पटन इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा था और उसमें जो कॉम्पटन शिफ्ट हमारे पास आती है या जिसको हम चेंज इन वेवलेंथ भी बोलते हैं, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। यहाँ पे लैम्डा डैश जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ होती है और जो लैम्डा है वो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ होती है। और जो स्कैटर्ड फोटोन है हमारे पास उसमें वेवलेंथ के दो कंपोनेंट होते हैं, एक लैम्डा जो कि जिसकी की वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ के बराबर ही होती है और दूसरा लैम्डा डैश जिसकी वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ से ज़्यादा होती है। तो ये जो कॉम्पटन शिफ्ट या चेंज इन वेवलेंथ हमारे पास आया था वो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके बराबर आया था। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम फाई की वैल्यू चेंज करते हैं तो इस चेंज इन वेवलेंथ या कॉम्पटन शिफ्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम फाई की वैल्यू 0 लें तो कॉस ऑफ फाई हमारा 0 मतलब कॉस ऑफ 0 हमारे पास जो 1 होता है, अगर हम फाई 0 लेते हैं, अगर फाई 0 लेते हैं तो ये हमारे पास कॉस ऑफ फाई 1 होगा, तो 1 माइनस 1 0 होगा। इसका मतलब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा 0 आएगा या लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा हमारे पास आएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि देयर विल बी नो चेंज इन वेवलेंथ बिकॉज लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा एंड लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। So if phi is 0 there will be no change in wavelength that is along the direction of the incident photon। तो जिस डायरेक्शन में आपका फोटोन आ रहा है अगर उसी डायरेक्शन में ही आपका जो स्कैटर्ड फोटोन है वो अगर जाए तो दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, फाई 0 होगा। तो उस केस में वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होगा फोटोन की। जो वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन की होगी वही वेवलेंथ स्कैटर्ड फोटोन की हमारे पास होगी। तो ऐसा तभी हो सकता है वहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन उसको स्कैटर करने के लिए नहीं है। और फिर अगर हम फाई की वैल्यू पाई बाई 2 लें तो फाई की वैल्यू अगर हम पाई बाई 2 लेते हैं तो यहाँ पे कॉस ऑफ पाई बाई 2 वो हमारे पास जो 0 आएगा, तो इसलिए वहाँ पे लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच बाई एम नॉट सी हमारे पास आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई एच बाई एम नॉट सी इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी। कॉस ऑफ आई 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस ऑफ 90 हमारे पास जो है 0 के बराबर होता है। तो इसलिए चेंज इन वेवलेंथ हमारे पास एच बाई एम नॉट सी आएगा। अगर हम एच की वैल्यू पुट करें, एम नॉट की वैल्यू पुट करें और सी की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो चेंज इन वेवलेंथ या कॉम्पटन शिफ्ट है वो हमारे पास 0.0242 एंगस्ट्रॉम हमारे पास आएगी। और अगर हम फाई की वैल्यू पाई लेते हैं तो उस केस में कॉस ऑफ पाई -1 होता है। तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 प्लस 1 हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा क्योंकि कॉस ऑफ आई -1 आया, माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो 2h बाई एम नॉट सी हमारे पास जो है कॉम्पटन शिफ्ट हमारे पास बनेगी। और इसको भी अगर हम कैलकुलेट करें, h बाई एम नॉट सी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है ऊपर, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 0.0484 एंगस्ट्रॉम हमारे पास आ जाएगा। तो चेंज इन वेवलेंथ हमारे पास जो है 90 डिग्री से डबल आ जाएगा 180 डिग्री पे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे फाई हमने इंक्रीज़ किया 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, तो जो हमारे पास चेंज इन वेवलेंथ है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ। तो 0 पे 0 था, पाई बाई 2 पे 0.242 था और पाई पे 0.484 एंगस्ट्रॉम था। लेकिन इसके आगे हम जो है फाई अगर चेंज करेंगे तो फिर जो चेंज इन वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट है या वेवलेंथ में जो मैक्सिमम चेंज होगा वो फाई इक्वल टू पाई पे होगा। तो फाई इक्वल टू पाई का मतलब यहाँ पे क्या है
कि अगर फोटोन आपका आ रहा है और वो स्कैटर होके दोबारा से उसी डायरेक्शन में चला जाए जिस डायरेक्शन से वो आ रहा था, तो उस केस में फाई की वैल्यू हमारे पास जो 0 यहाँ पे होगी। तो कॉम्पटन शिफ्ट या चेंज इन वेवलेंथ उस केस में मैक्सिमम हमारे पास होगा। सो यहाँ पे वो सेम चीज़ लिखी हुई है जो अभी डिस्क्राइब की। सो व्हेन फाई वेरीज फ्रॉम 0 to 180 डिग्री द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन वेरीज बिटवीन लैम्डा टू लैम्डा प्लस 2h/m0c। तो जब हम 0 से 180 डिग्री तक जो है जाते हैं, मतलब फाई आपका 0 से 180 डिग्री अगर हमारा होता है, तो उस केस में जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो हमारे पास जो है इंक्रीज करती है। या स्कैटर्ड फोटोन की अगर हम वेवलेंथ देखें तो कितनी बनेगी, यहाँ पे लैम्डा डैश तो लैम्डा ही बनेगा अगर हम इसको दूसरी साइड ले जाएं, लेकिन लैम्डा डैश यहाँ पे लैम्डा प्लस h/m0c बनेगा और यहाँ पे लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा प्लस 2h/m0c हमारे पास बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे लैम्डा प्लस निकालें तो इसको दूसरी साइड ले जाएं तो ये लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा प्लस 2h/m0c बनेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ स्कैटर्ड फोटोन की हमारे पास आएगी, क्योंकि लैम्डा डैश है वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन। तो इन तीनों क्वेश्चनों से हम लैम्डा डैश निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही ये बात कर रहा है कि जैसे ही हम 5 से 180 डिग्री तक जाते हैं तो स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा से लैम्डा प्लस 2h/m0c हमारे पास हो जाती है, जो कि मैक्सिमम हमारे पास होती है। लेकिन उसके बाद 180 के बाद 180 के बाद जो वेवलेंथ है वो अगेन जो है डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। Thus we find that the Compton shift is maximum if the incident photon is scattered in a direction opposite to the direction of the incidence। तो जिस डायरेक्शन से आपका फोटोन आ रहा है अगर उसी डायरेक्शन में फोटोन आपका वापस हो जाता है तो कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू मैक्सिमम होती है या चेंज इन वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। बोलते कि ये जो हमारे पास अभी हमने जो प्रोसेस डिस्क्राइब किया उसमें हमने ये कंसिडर किया कि फोटोन आता है और वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाउंड तो होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा बाउंड नहीं होते, मतलब वो वहाँ से हम उनको रिमूव कर देते हैं, इजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो जिसके साथ कि फोटोन स्कैटरिंग कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो तो उस केस में जो फोटोन अपनी एनर्जी देगा वो पूरी की पूरी एनर्जी पूरे एटम को ही देगा, क्योंकि एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन बाउंड है, फिक्स है। तो उस केस में एनर्जी जो है एटम को जाएगी लेकिन इलेक्ट्रॉन वहाँ से नहीं निकलेगा क्योंकि वो बाउंड है। तो एनर्जी पूरी की पूरी एटम को जा रही है। इसका मतलब कि अब जो कोलिजन है वो फोटोन और एटम के बीच में हमारे पास हो रहा है। तो उस केस में अगर हमने कॉम्पटन शिफ्ट निकालनी है तो वो हमारे पास वो फार्मूला जो है कॉम्पटन शिफ्ट का लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू h/m0c 1 माइनस कॉस ऑफ i होता है। लेकिन अब हम इलेक्ट्रॉन का मास m0 नहीं यहाँ पे लेंगे, अब हम एटम का मास यहाँ पे लेंगे, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा है। तो इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा एटम के साथ में बाउंड है, तो इसलिए यहाँ पे एटम का मास यहाँ पे आएगा, क्योंकि जो फोटोन है वो अपनी एनर्जी पूरे एटम को दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे लें तो हमें पता है कि एटम का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मास ज़्यादा होगा तो चेंज इन वेवलेंथ कम होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चेंज इन वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द एटम। तो अगर मास ऑफ द एटम हमारे पास ज़्यादा है तो चेंज इन वेवलेंथ हमारे पास जो है बहुत कम होगा या निग्लिजिबल होगा। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा विल नियरली बी इक्वल टू 0, सो लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा। तो अगर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है तो हमारे पास जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो 0 आएगी या चेंज इन वेवलेंथ 0 होगा या इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ दोनों इक्वल होंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन
आपका रिक्वायल होता है वो कौन सी डायरेक्शन में हमारे पास वहाँ पे जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले बात की थी कि हमारे पास जो थीटा एंगल होता है वो इलेक्ट्रॉन का रिक्वायल एंगल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस से जो नीचे की तरफ जाता है वो थीटा एंगल से जाता है, और जो फाई एंगल होता है वो फोटोन का स्कैटरिंग एंगल होता है, मतलब कि एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ जो फोटोन आपका जाता है वो फाई एंगल यहाँ पे बनाता है। तो एंगल ऑफ रिक्वायल हम थीटा लेते हैं और एंगल ऑफ स्कैटरिंग हम फाई लेते हैं, मतलब कि फोटोन का स्कैटरिंग एंगल फाई होता है और इलेक्ट्रॉन का रिक्वायल एंगल थीटा होता है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमने रिलेशन जो है निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिक्वायल एंगल एंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो अगर हम जो कॉम्पटन इफेक्ट वाली इक्वेशन है या जो एक्सप्रेशन हमने कॉम्पटन शिफ्ट के लिए निकाला हुआ है पिछले आर्टिकल में, अगर हम उसको देखें तो वहाँ पे हमने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम का कंसेप्ट शुरू में लिया था, और जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की दो इक्वेशनें हमारे पास आई थी, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। तो ये दोनों जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशनें हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। आप इसको इन दोनों को पीछे वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दो इक्वेशनें हमारे पास है और इनमें एक में कॉस थीटा है, एक में साइन ऑफ थीटा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमारे पास ये है। तो अगर हम दूसरी या पांचवी जो 5 इक्वेशन है उसमें उससे 4 को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो है टेंजेंट ऑफ थीटा आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि हमने 5वीं इक्वेशन को चौथी से डिवाइड करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो अगर ऐसा करते हैं तो एम बी सी दोनों का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट ऑफ थीटा हमारे पास बचेगा और राइट साइड में हमारे पास एच न्यू डैश साइन ऑफ आई बटा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस ऑफ आई हमारे पास यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ ऊपर और नीचे एच कॉमन है तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे न्यू डैश साइन ऑफ आई अपॉन न्यू माइनस न्यू डैश कॉस ऑफ आई हमारे पास यहाँ पे बचेगा। लेकिन एक और इक्वेशन वहाँ पीछे हमारे पास आई थी, इक्वेशन नंबर 8, जो कि लगभग लास्ट में आई थी जब हमने कॉम्पटन शिफ्ट के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव किया था सी को मल्टीप्लाई करने से पहले। वो थी हमारे पास 1 बाई न्यू डैश माइनस 1 बाई न्यू इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी स्क्र 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। तो अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लें तो ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 है, और इस इक्वेशन नंबर 8 को अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ऑफ फाई है, और आपको पता है कि 1 माइनस कॉस ऑफ फाई जो है 2 साइन स्क्वायर 5/2 के बराबर भी होता है। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ कि 1 माइनस कॉस ऑफ फाई, या जो हमारे पास कॉस ऑफ 2 थीटा होता है वो हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 के बराबर होता है। तो उसी एक्सप्रेशन से हमारे पास 1 माइनस कॉस ऑफ फाई 2 साइन स्क्वायर 5/2 के बराबर आता है। तो इसलिए 1 माइनस कॉस ऑफ फाई की जगह हमने 2 साइन स्क्वायर 5/2 यहाँ पे लिखा। और जो हमारे पास 1 बाई न्यू डैश है वो 1 बाई न्यू प्लस एच बाई एम नॉट सी स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 5/2 के पास है। अब अगर हम इस इक्वेशन की दोनों साइड को न्यू से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में न्यू अपॉन न्यू डैश बन जाएगा, और यहाँ पे न्यू अपॉन न्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 5/2 हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। और इस इक्वेशन से अगर हमने न्यू डैश निकालना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को भी हम तो जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई तो इस इक्वेशन की दोनों उल्टा कर देंगे हम,
अगर हमने न्यू डैश यहाँ पे निकालना है तो न्यू डैश ऊपर चला जाएगा, न्यू नीचे आ जाएगा और इधर भी 1 ये हमारे पास आ जाएगा। और जो न्यू डैश है, न्यू डैश में हमारे पास न्यू बचेगा जो कि ऊपर चला जाएगा। जब हमने इनको दोनों को उल्टा किया तो न्यू डैश ऊपर और न्यू नीचे, तो जो न्यू नीचे है वो आपका राइट साइड में चला जाएगा, तो वहाँ पे 1 है तो उसके साथ वो मल्टीप्लाई करेगा न्यू अपॉन 1 प्लस एच न्यू डिवाइडेड बाई एम नॉट सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 साइन स्क्वायर 5/2। तो इस तरह से इसको हम न्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू 2 साइन स्क्वायर 5/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ब्रैकेट में टर्म है एच न्यू बाई एम नॉट सी स्क्वायर, इसको हमने अल्फा ले लिया क्योंकि ताकि कैलकुलेशन में हमें आसानी हो जाए, इसलिए अल्फा हमने एच न्यू बाई 2 एम नॉट सी स्क्वायर यहाँ पे ले लिया। तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 है, अब अगर हम उस पर ध्यान दें तो वो हमारे पास आई थी टेंजेंट थीटा एच न्यू डैश साइन फाई अपॉन एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस ऑफ फाई, जो कि अभी हमने यहाँ पे निकाली थी ये वाली इक्वेशन, जो कि हमारे पास टेंजेंट थीटा न्यू डैश साइन अपॉन फाई न्यू माइनस न्यू डैश कॉस ऑफ फाई है। तो यहाँ पे न्यू डैश और है, तो ये न्यू डैश अभी हमने निकाला है जो कि हमने इक्वेशन नंबर 8 से शुरू किया था न्यू डैश की वैल्यू। तो इस इक्वेशन में हम न्यू डैश की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा आ जाएगा। तो न्यू डैश हमारे पास ये आया हुआ है। तो अब अगर हम टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल टू एच न्यू डैश साइन फाई अपॉन एच न्यू, तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो न्यू डैश की वैल्यू हमने पुट की, साइन ऑफ फाई यहाँ पे ऑलरेडी है तो साइन ऑफ फाई, और न्यू डैश की वैल्यू है न्यू अपॉन 1 प्लस 2 को अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे न्यू माइनस न्यू डैश, तो न्यू डैश अगेन हमारे पास न्यू अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 है और साथ में यहाँ पे कॉस ऑफ फाई है। अब अगर जो नीचे वाली टर्म है अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये वाली टर्म इसका एलसीएम आ जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास a बटा बी बटा सी बटा डी आ जाएगा। तो जो नीचे वाली टर्म a वाली है और सबसे नीचे वाली है ये आपस में कैंसिल हो जाएगी जो कि एलसीएम लेके आई हुई है, तो सिर्फ 2 ही टर्म हमारे पास बचेगी, जो सबसे ऊपर है और जो तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ पे टेंजेंट ऑफ थीटा इक्वल टू साइन ऑफ फाई 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 माइनस कॉस ऑफ फाई हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और जो साइन ऑफ फाई होता है वो 2 साइन फाई बाई 2 कॉस फाई बाई 2 हमारे पास होता है, और नीचे हमारे पास यही वाली टर्म है 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 माइनस कॉस ऑफ 5/2। तो ऊपर हमारे पास ये वाली टर्म होगी और यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस कॉस ऑफ फाई, यहाँ पे पहली और तीसरी को हम इकट्ठा लिख लेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ फाई, और बच गई यार 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 और 2 साइन 5/2 कॉस 5/2 हमारे पास यहाँ पे आएगा। और जो हमारे पास 1 माइनस कॉस ऑफ फाई होता है वो 2 साइन स्क्वायर 5/2 होता है, जो अभी भी हमने बात की थी पहले, ये 2 साइन स्क्वायर 5/2 के बराबर होता है और यहाँ पे 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 हमारे पास बच जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में 2 साइन स्क्वायर 5/2 कॉमन है नीचे, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 5/2 कॉमन आ गया, 1 प्लस अल्फा बचेगा, तो ऊपर का एक साइन 5/2 नीचे के एक साइन 5/2 से कैंसिल हो जाएगा और कॉस 5/2 साइन 5/2 कॉट 5/2 हमारे पास होता है। अब हम अल्फा की वैल्यू भी अगेन जो हमने कंसीडर की थी उसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू कॉट ऑफ 5/2 1 प्लस एच न्यू डिवाइडेड बाई एम नॉट सी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन है बिटवीन थीटा एंड फाई, दैट इज रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिकॉयल एंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग।